आज हम एक ऐसी स्थिति पर बात करेंगे जिसमें हम सब, मुझे लगता है, कभी ना कभी जरूर फंसे हैं। हाँ। आपको अपने किसी करीबी दोस्त से या परिवार में किसी से या शायद ऑफिस में ही अपने सहकर्मी से कोई मुश्किल बात कहनी है। हाँ। आप जानते हैं कि ये कहना जरूरी है, पर एक डर लगा रहता है कि कहीं रिश्ता ना खराब हो जाए, लड़ाई हो जाएगी या बात और बिगड़ जाएगी। और फिर हम उस बातचीत को टालते रहते हैं। हाँ, हफ्तों महीनों तक टालते रहते हैं और वो तनाव अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। और ये टालना ही एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या है। आज हम इसी डर को खत्म करने का रास्ता खोजने वाले हैं। तो आज की हमारी पड़ताल का आधार क्या है? आज हम डगलस स्टोन, ब्रूस पैटन और शीला हीन की किताब डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस के जरिए इस मुश्किल को समझेंगे। ये सभी लेखक हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं। हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट, तो ये तो काफी रिसर्च पर आधारित होगी। बिल्कुल। और ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे किसी भी मुश्किल बातचीत को एक लड़ाई बनने से रोककर एक सुलझी हुई, एक रचनात्मक चर्चा में बदला जा सकता है। तो आज हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे और वो तरीके सीखेंगे जिनसे हम अपनी सबसे मुश्किल बातचीत को भी, उम्मीद है, आत्मविश्वास और समझदारी के साथ कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो इसकी किताब का सबसे बड़ा और कह सकते हैं फाउंडेशनल आइडिया ये है कि जब भी हम कोई एक मुश्किल बातचीत कर रहे होते हैं तो असल में हम सतह के नीचे 3 अलग-अलग बातचीत एक साथ कर रहे होते हैं। एक साथ 3 बातचीत? हाँ, एक साथ। और ज्यादातर हम सिर्फ पहली वाली पर ध्यान देते हैं और बाकी 2 को नजरअंदाज कर देते हैं और बस वहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। 3 बातचीत, ये सुनने में तो काफी उलझावा लग रहा है। कौन सी हैं ये 3 बातचीतें? पहली है क्या हुआ बातचीत। The what happened conversation। अच्छा, ये तथ्यों की लड़ाई है। क्या हुआ था, किसने क्या कहा, कौन सही है और किसकी गलती है। बिल्कुल। हम दोनों की अपनी अपनी कहानी होती है और हम अपनी कहानी को सच मनवाने में लगे रहते हैं। ठीक है, ये तो हर बहस का हिस्सा है। दूसरी कौन सी है? दूसरी है भावनाओं की बातचीत, द फीलिंग्स कॉन्वर्सेशन। हर मुश्किल बातचीत में भावनाएं जुड़ी होती हैं, गुस्सा, निराशा, शर्म, दुख। और हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हमें अपनी भावनाएं दिखानी चाहिए, क्या ये जायज है, और अगर सामने वाला इमोशनल हो जाए तो क्या करें। राइट। और तीसरी सबसे गहरी और सबसे निजी है पहचान की बातचीत, द आइडेंटिटी कॉन्वर्सेशन। पहचान मतलब ये हमारी खुद से बातचीत है कि ये मुश्किल स्थिति ये मेरे बारे में क्या कहती है। क्या मैं एक बुरा दोस्त हूँ, क्या मैं नाकाबिल हूँ, क्या मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। ओहो, ये तो हमारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पर सीधा हमला करती है। एकदम। अच्छा, तो क्या हुआ, भावनाएं और पहचान। चलिए पहली वाली से शुरू करते हैं, क्योंकि ज्यादातर झगड़े तो इसी बात पर होते हैं कि असल में हुआ क्या था और कौन सही था। बिल्कुल। और क्या हुआ बातचीत में हम 3 बड़ी गलतियां करते हैं। पहली, हम सच्चाई को लेकर बहस करते हैं। सच्चाई को लेकर? हाँ, जबकि किताब कहती है कि मुश्किल बातचीत में एक सच होता ही नहीं है। आपकी कहानी होती है, उनकी कहानी होती है, दोनों अपनी अपनी जगह सही महसूस कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरी गलती है इरादों का अनुमान लगाना। हम मान लेते हैं कि सामने वाले ने हमें जानबूझकर दुख पहुंचाया है। हाँ, ये तो बहुत होता है। अगर कोई दोस्त देर से आता है तो हम तुरंत सोचते हैं इसे मेरे समय की कोई कदर ही नहीं है। राइट। हम ये नहीं सोचते कि शायद वो ट्रैफिक में फंस गया हो या कोई और वजह हो। हम सीधे उनके इरादे पर पहुंच जाते हैं। और यहीं पर शायद तीसरी और सबसे बड़ी गलती आती है। हाँ, दोष मढ़ना, ब्लेम गेम। जब कुछ गलत होता है, हमारा पहला सवाल होता है किसकी गलती है। हम एक गुनहगार ढूंढना चाहते हैं। एक मिनट, लेकिन अगर गलती सच में सामने वाले की हो तो? मान लीजिए किसी ने डेडलाइन मिस कर दी और पूरे प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ, इसमें योगदान की बात कहाँ से आई? ये तो साफ साफ एक ही व्यक्ति की गलती लगती है। बहुत अच्छा सवाल है। और असल जिंदगी की स्थितियां ऐसी ही होती हैं। ग्रे किताब ये नहीं कहती कि आपको गुस्सा नहीं आएगा या आप निराश नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो फिर? पर ब्लेम करने से क्या होगा? जैसे ही आप कहेंगे तुम्हारी गलती है, सामने वाला क्या करेगा? वो अपना बचाव करेगा, बहाने बनाएगा, या हो सकता है आप पर ही कोई पुराना आरोप लगा दे। हाँ, लेकिन तुम्हें याद है तुमने पिछली बार क्या किया था? हाँ, और फिर बात कहीं की कहीं पहुंच जाती है। बिल्कुल। नतीजा, कोई हल नहीं निकलेगा, बस रिश्ता खराब होगा। तो फिर उपाय क्या है? अगर हम ब्लेम न करें तो क्या करें? उपाय है ब्लेम से हटकर योगदान को समझना।
ये सवाल पूछना कि हम दोनों इस स्थिति तक पहुंचे कैसे। हम दोनों। हाँ, उस डेडलाइन वाले उदाहरण में मैनेजर ब्लेम करने के बजाय ये सोच सकता है, ठीक है उसने डेडलाइन मिस की, पर मेरा क्या योगदान था? क्या मैंने उसे सारे रिसोर्स दिए थे? क्या मैंने बीच में जरूरत से ज्यादा बदलाव कर दिए थे? क्या मैंने उसकी मदद के लिए पूछा था? अच्छा, मतलब ये कि ब्लेम गेम में आप अतीत में फंसे रहते हैं, जबकि योगदान की सोच पूछती है, ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब हम भविष्य में इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं। ये तो सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। ब्लेम सजा ढूंढता है, योगदान समझ ढूंढता है। और योगदान की बातचीत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है पहले अपनी गलती मानना। अपनी गलती? हाँ। आप कह सकते हैं, देखो जो भी हुआ मैं जानता हूं कि इसमें मेरी भी कुछ भूमिका रही है। ये सुनते ही सामने वाले की ढाल, उसका जो डिफेंस है, वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ वाली बातचीत में हमें ब्लेम से योगदान की तरफ जाना है। लेकिन ये सब बहुत तार्किक, मतलब लॉजिकल लगता है। असल में तो इन बातों में भावनाएं भरी होती हैं, गुस्सा, दुख, निराशा। जब तक हम उन्हें नहीं संभालते तब तक कोई योगदान की बात सुनता ही नहीं। तो भावनाओं का क्या करें? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। भावनाओं को नजरअंदाज करना पेट्रोल पर पानी डालने जैसा है, आग और भड़केगी। सही कहा। अनकही भावनाएं बातचीत को अंदर ही अंदर कंट्रोल करती हैं और फिर किसी गलत मौके पर किसी छोटी सी बात पर फट पड़ती हैं। तो उन्हें व्यक्त करना जरूरी है? बहुत जरूरी है, स्वीकार करना और व्यक्त करना। फिर कैसे? अगर मैं कहूं तुम्हारी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया, तो ये तो सीधा सीधा आरोप ही हुआ, हम तो वापस ब्लेम गेम में चले गए। यहीं पर थोड़ा बदलाव लाना है, एक छोटा सा पर बहुत शक्तिशाली बदलाव। आरोप लगाए बिना अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। वो कैसे? तुमने मुझे गुस्सा दिलाया की जगह कहें, जब ऐसा हुआ तो मुझे गुस्सा महसूस हुआ। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया और मुझे गुस्सा महसूस हुआ। देखिए दोनों वाक्यों में कितना फर्क है। पहले में आप हमला कर रहे हैं, दूसरे में आप अपनी भावना की जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप बस एक जानकारी दे रहे हैं। मतलब अपनी भावना को एक तथ्य की तरह पेश करना, आरोप की तरह नहीं। बिल्कुल। और जितना जरूरी अपनी भावनाओं को बताना है, उतना ही जरूरी सामने वाले की भावनाओं को सुनना और स्वीकार करना है। स्वीकार करना? हाँ, हल पर कूदने से पहले बस ये कहना, मैं समझ सकता हूं कि तुम क्यों निराश हो, या ऐसा लगता है कि ये बात तुम्हें बहुत बुरी लगी है। ये जादू की तरह काम करता है। ये बहुत जरूरी बात है। उनकी भावनाओं को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे सहमत हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप ये मानते हैं कि उनकी भावनाएं उनके लिए असली और वैध हैं। एकदम सही कहा आपने। पहले भावनाओं को संभालें, फिर समस्या को। तो हमने क्या हुआ और भावनाओं की बातचीत को समझ लिया, लेकिन अब उस तीसरी सबसे गहरी बातचीत पर आते हैं, पहचान। कभी कभी कोई फीडबैक या आलोचना सीधे दिल पर लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारी काबिलियत या हमारे वजूद पर ही सवाल उठा दिया हो। आपने जिसे दिल पर लगना कहा, उसे किताब आइडेंटिटी क्वेक कहती है। आइडेंटिटी क्वेक? हाँ, यानी आपकी पहचान का भूकंप। सोचिए, जिस नींव पर आपका आत्मविश्वास खड़ा है, किसी ने उसे ही हिला दिया। जैसे ही आपका बॉस कहता है, इस काम में आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तो आपके अंदर की जमीन खिसक जाती है। और आप तुरंत सोचने लगते हैं, क्या मैं इस नौकरी के लायक नहीं हूं? क्या सब मुझे नाकाबिल समझते हैं? और उस भूकंप में आप या तो लड़ने लगते हैं, नहीं ये मेरी गलती नहीं है, या फिर पूरी तरह चुप हो जाते हैं। बिल्कुल। और इस आइडेंटिटी क्विक से बचने का तरीका है अपनी पहचान को ऑल और नथिंग की सोच से बाहर निकालना। ऑल और नथिंग मतलब? या तो मैं पूरी तरह काबिल हूं या पूरी तरह नाकाबिल, या तो मैं एक अच्छा इंसान हूं या एक बुरा इंसान। हाँ, ये होता है। तो हमें क्या सोचना चाहिए? सच्चाई ये है कि हम सब अधूरे हैं, हम कॉम्प्लेक्स हैं, हम अच्छे इरादों के बावजूद गलतियां करते हैं। हम हर चीज में माहिर नहीं हो सकते। हम किसी स्थिति को बिगाड़ने में योगदान भी दे सकते हैं। जब आप इस जटिल सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी पहचान मजबूत हो जाती है। तो कोई एक आलोचना आपकी पूरी शख्सियत पर हमला नहीं लगती? नहीं, वो बस एक जानकारी का टुकड़ा होती है जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। तो ये खुद को याद दिलाने जैसा है कि एक गलती मुझे एक अयोग्य इंसान के रूप में परिभाषित नहीं करती, ये बस एक गलती है। हाँ, अपनी पहचान को इस तरह से आधार देना हमें मुश्किल बातचीत के दौरान स्थिर रहने की ताकत देता है। ये सब बहुत शक्तिशाली है। हमने तीनों परतों को समझ लिया है, लेकिन ये सब जानने के बाद भी सबसे बड़ा डर तो बातचीत शुरू करने का ही होता है। हाँ, पहला वाक्य ही
अक्सर माहौल तय कर देता है। हम्म। तो एक मुश्किल बातचीत शुरू कैसे करें कि सामने वाला तुरंत अपनी ढाल लेके खड़ा ना हो जाए? ये सबसे जरूरी सवाल है और किताब इसका एक बहुत ही कारगर तरीका बताती है। बातचीत की शुरुआत तीसरी कहानी से करें। तीसरी कहानी? ये मेरी कहानी या उनकी कहानी से अलग कैसे है? आपकी कहानी आपके नजरिए से है। जैसे तुम हमेशा गंदगी फैलाते हो, ठीक है। उनकी कहानी उनके नजरिए से है। मैं गंदगी नहीं फैलाता, तुम सफाई को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचते हो। राइट। तीसरी कहानी एक निष्पक्ष तीसरे व्यक्ति के नजरिए से है, एक बाहरी ऑब्जर्वर के नजरिए से, जो सिर्फ मतभेद का वर्णन करता है बिना किसी का पक्ष लिए। कोई उदाहरण देंगे? जरूर। मान लीजिए आप अपने रूममेट से सफाई के बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है। अपनी कहानी से शुरू करने के बजाय तुम कभी सफाई नहीं करते, आप तीसरी कहानी से शुरू कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, मैंने गौर किया है कि कमरे को कितना साफ रखना चाहिए, इस पर शायद हम दोनों की सोच थोड़ी अलग है। मैं चाहता था कि हम इस पर बात करें। अरे वाह, इसमें तो कोई आरोप है ही नहीं। नहीं है। ये तो बस एक ऑब्जर्वेशन है। ये सुनते ही कोई डिफेंसिव क्यों होगा? बिल्कुल, ये झगड़े के मैदान को एक साथ मिलकर प्रॉब्लम सुलझाने वाली टेबल में बदल देता है। और इसके बाद आप उन्हें एक पार्टनर के तौर पर आमंत्रित करें। कहें, मैं समझना चाहता हूं कि इस बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं, और मैं अपने भी बताना चाहता हूं, ताकि हम मिलकर कोई ऐसा तरीका निकाल सकें जो हम दोनों के लिए काम करे। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। आप एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि समस्या के खिलाफ एक टीम बन जाते हैं। एग्जैक्टली। मैं सच बताऊं, जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मुझे लगा ये बहुत बनावटी है, कौन ऐसे बात करता है। लेकिन फिर मैंने इसे अपनी असल जिंदगी में इस्तेमाल करके देखा और मैं हैरान रह गया। क्या हुआ था? बस शुरुआत बदलने से पूरी बातचीत का माहौल बदल गया। क्योंकि मैंने हमला नहीं किया, मैंने एक सवाल पूछा, एक तरह से मैंने एक न्योता दिया। और यही इस किताब का सार है। तो अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक या दो बातें याद रखनी हो जो किसी की बातचीत का तरीका हमेशा के लिए बदल दें, तो वो क्या होंगी? सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से ये है, बातचीत में सच को ढूंढना बंद कर दीजिए। सच को ढूंढना बंद कर दें? हाँ, कोई एक सच होता ही नहीं है। आपकी कहानी है, उनकी कहानी है। आपका लक्ष्य जीतना नहीं, बल्कि दोनों कहानियों के बीच के फासले को समझना है। अगर सिर्फ ये एक सोच अपना ली जाए, तो हर मुश्किल बातचीत का मकसद ही बदल जाता है। और दूसरी बात, अपनी पहचान को दांव पर मत लगाइए। एक फीडबैक या एक असहमति आपकी पूरी काबिलियत या आपके चरित्र का सर्टिफिकेट नहीं है। जब आप अपनी पहचान को बातचीत के नतीजे से अलग कर लेते हैं, तो आप बिना डरे खुले दिमाग से सुन पाते हैं और बात कर पाते हैं। तो लक्ष्य जीतना नहीं बल्कि सीखना है। हाँ, एक ऐसी बातचीत करना जहां आप दोनों एक दूसरे के नजरिए को समझें और मिलकर आगे का रास्ता निकालें। बिल्कुल। इसे किताब लर्निंग कॉन्वर्सेशन कहती है। ये न सिर्फ समस्या को सुलझाती है, बल्कि रिश्ते को पहले से ज्यादा मजबूत भी बनाती है। तो ये थी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस पर हमारी गहरी पड़ताल। ये वाकई बातचीत को देखने का एक बिल्कुल नया और शक्तिशाली नजरिया देती है। और आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। अगली बार जब आप किसी मुश्किल बातचीत को टाल रहे हो, तो खुद से पूछे, आप असल में किस बातचीत से डर रहे हैं? क्या हुआ वाली, भावनाओं वाली, या फिर अपनी पहचान वाली? शायद जवाब आपको हैरान कर दे। ऐसी और भी ज्ञानवर्धक किताबों के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।